नमस्कार दोस्तों। तो पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा भौतिक विज्ञान में मापन में हमने बीमा बताया, मात्रक बताया, भौतिक राशियां बताया। भौतिक राशि में अदिश राशि, सदिश राशि, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि में ही सदिश राशि होते हैं, अदिश राशि होती हैं। इनके विषय में हमने बताया और मात्रक बताया, बीमा बताया, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और बीमा कैसे लिखा जाता है, डायमेंशन कैसे लिखते हैं, उस पर हमने चर्चा किया। कुछ हमने कहा भी था कि आप देख लीजिएगा, क्योंकि IERT के एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में बीमा जरूर पूछता है। एक प्रश्न होता है तो मात्रक अथवा बीमा, तो आप देख लेंगे तो आसानी रहेगा। हमने पिछले दिनों बताया भी था। ठीक है, आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे कि आप जानते हैं सौर दिवस। सौर दिवस क्या होता है? माध्यवाहन। अब ध्यान समझिए, केवल सुनते जाइए। माध्यवाहन क्या होता है? तो जैसे ठीक दोपहर हो तो सूर्य हमारे ऊपर होता है। सूर्य जब हमारे ऊपर होता है तो एकदम ठीक दोपहर कहा जाता है। तो आज का ठीक दोपहर और कल का ठीक दोपहर, यानी एक जो ठीक दोपहर होता है उसी को माध्यवाहन कहा जाता है। ठीक जब दोपहर होता है, दिन का ठीक दोपहर, जब सूर्य ठीक सीध में हो, ऊपर हो, तो हम कहते हैं कि माध्यवाहन है। तो आज का माध्यवाहन और कल का, यानी लगातार क्रमागत दो माध्यवाहन के बीच का जो समय होता है उसी को कहा जाता है सौर दिवस। माध्यवाहन तो समझ में आ गया। सौर दिवस क्या है? एक माध्यवाहन से दूसरे माध्यवाहन के बीच लगा समय सौर दिवस कहलाता है। एक माध्यवाहन से दूसरे माध्यवाहन के बीच लगा जो समय होता है उसी को सौर दिवस कहते हैं। सौर दिवस। अच्छा, अब हम देखेंगे प्रकाश वर्ष। अच्छा, सौर दिवस में क्या होता है? तो सौर दिवस आप जानते हैं कि सौर दिवस एक माध्यवाहन से दूसरे माध्यवाहन, इसमें 24 घंटा होता है। कितना घंटा होता है? 24 घंटा। अच्छा, 24 घंटा है। एक घंटा में कई मिनट? 60 मिनट। तो 24 गुणे 60 कर देते, इतना मिनट हो जाएगा। अब एक मिनट में 60 सेकेंड, तो इतने से गुणा कर दें 60 से तो सेकेंड हो जाएगा। अब सबका अगर हम गुणा करें तो इतना सेकेंड होता है। एक सौर दिवस में इतना सेकेंड होता है। कितना सेकेंड होगा? तो गुणा करिए। तो चलिए हम गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 24। यार देखिए, इसका गुणा कर रहे हैं इसमें, तो 0, 6 चौके 24, 6 दूना के 12 और 2 1440। चलिए अब फिर 60 का गुणा करेंगे हम, तो ये हो गया 0, फिर 6 चौके 24, 0 0, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 24 और 2 26, 6 कम 6 2 8। अब देखिए कितना आया? 86,400 सेकेंड। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि एक सौर दिवस कितने सेकेंड के बराबर होता है। तो एक सौर दिवस आप कितना लिखेंगे? एक सौर दिवस बराबर 86,400 सेकेंड। ठीक है। अच्छा, जो मानक सेकेंड होता है वो यहाँ से क्या कहलाता है कि सौर दिवस का 1/86,400वां भाग, 86,400वां भाग जो है मानक सेकेंड या एक सेकेंड कहलाता है। एक सेकेंड जो होता है सेकेंड या मानक सेकेंड, तो 86,400वां भाग, सौर दिवस का 86,400वां भाग एक सेकेंड कहलाता है। याद रखिएगा। चलिए आगे निकलते हैं। तो सौर दिवस के बाद आप आएंगे प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। अब ये प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, जरा समझिए। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर क्या होता है? प्रकाश वर्ष एक वर्ष में वायु अथवा निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी। एक वर्ष में वायु या निर्वात में प्रकाश द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी
प्रकाश वर्ष कहलाता है, लाइट ईयर कहलाता है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी, चली गई कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। इसका मतलब दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष समय नहीं है बल्कि क्या है? दूरी, अर्थात यह दूरी का मात्रक होता है, दूरी इसे मापा जाता है। खगोलीय विज्ञान में प्रकाश वर्ष में ही ग्रहों की दूरी नापी जाती है, लाइट ईयर में ही ग्रहों की दूरी नापी जाती है। ठीक है, इसलिए यह दूरी सबसे बड़ा पैमाना होता है दूरी मापने का। तो प्रकाश वर्ष जो है एक मात्रक है दूरी मापने का। तो इससे क्या मापते हैं? दूरी। और ये कौन सी दूरी होता है? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। अब जरा समझिए, चली गई दूरी। अब एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन। एक दिन में कै घंटा होता है? 24 घंटा होता है। और एक घंटा में कै सेकंड होता है? तो एक घंटा में कै मिनट होता है? 60 मिनट। एक घंटा में कितना सेकंड? 60 सेकंड। ठीक है, अब देखिए 365, तो ये इतना तो समय हो गया। और प्रकाश की चाल c बराबर होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका गुणा कर दिया जाए तो 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इतना दूरी हो गया, समय इतना हो गया और इससे गुणा कर देंगे तो दूरी हो गया। क्लियर? अब चलिए जरा देखा जाए कुल कितना दूरी आया। तो देखते हैं, अब इसका गुणा करेंगे, इतना का गुणा करेंगे अगर तो 86,400 आएगा। कितना आएगा? 86,400। उसमें 365 का गुणा करेंगे और फिर 3 गुणे 10⁸ का गुणा करेंगे। जल्दी से गुणा करिए और निकालिए कितना आता है, थोड़ा तेजी से करिए। आया 8 घात यह है ही 9, 10, 11, 12। जल्दी करिए। ये मीटर आएगा, इतना ये मीटर है, किलोमीटर में बदल दीजिएगा। तो 8 घात है 9 घात 10 घात 11 घात 12 घात 13 घात। ठीक है, और गुणा करेंगे तो 14 15 घात में आएगा। लगभग ये 15 घात के करीब में आएगा, 15 घात या 16 घात के करीब में, ऐसे ही कुछ आएगा। ठीक है, तो अगर 15 घात तक आता है, किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 घटाएंगे तो 12 घात के करीब में आएगा किलोमीटर में। संभवतः इसका ये आएगा 9.5 इंटू 10⁻, ये 12 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। ठीक है, यही संभवतः आएगा नियर अबाउट। चलिए, तो ये एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना किलोमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष, याद रखिएगा इस बात को, एक प्रकाश वर्ष। अब चलिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना किलोमीटर है। अब होता है एक पारसेक या पैरालिस्टिक, इसी को पारसेक बोला जाता है, पारसेक। ये पारसेक होता है 3 गुणे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का 3 गुना पैरालिस्टिक होता है, पारसेक कहलाता है। इसका मतलब ये है कि वो वास्तव में प्रकाश वर्ष ही है, पारसेक। ठीक है, प्रकाश वर्ष का 3 गुना है। तो पारसेक भी क्या होता है? दूरी के मापने का ही पैमाना है।
जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर होता है, उसी तरह पारसेक है तो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष से बड़ा पारसेक है, पारसेक लगभग 3 गुना होता है, जिसको पैरालिस्टिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरालिस्टिक। याद रखिएगा, IERT में ये आया हुआ है पारसेक, IERT में पारसेक भी आया है, पैरालिस्टिक भी आया है। तो इंग्लिश वर्ड हिंदी में लिखता है एक पैरालिस्टिक होता है। पैरालिस्टिक बताइए किसका क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष का 3 गुना होता है, दिया जाएगा। या पैरालिस्टिक होता है दूरी मापने का मात्रक है, दाब मापने का मात्रक है, आयतन मापने का मात्रक है, ध्वनि मापने का मात्रक है। ऐसे लिख देगा 4 ऑप्शन और आपको बताना होगा। तो पैरालिस्टिक प्रकाश वर्ष का 3 गुना, और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी को मापने का मात्रक है। इसका मतलब पारसेक या पैरालिस्टिक भी किसका मात्रक हुआ? ये भी दूरी को मापने का ही मात्रक हुआ। कन्फर्म? अब देखिए, ये पारसेक या पैरालिस्टिक है। अब जो ये दूरियां हैं, यह दूरी बहुत बड़ा दूरी होता है, इसी के रूप में हम लोग जो है ग्रहों की दूरी को मापते हैं। इसी पारसेक या प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर के रूप में ही दूरी को, ग्रहों की दूरी का अनुमान लगाया जाता है प्रकाश वर्ष के माध्यम से। कंफर्म हो सभी लोग? इतना तो बात कंफर्म हो गए। अब हम लोग चलेंगे आगे, निकलेंगे तो पारसेक, प्रकाश वर्ष, इसके बाद जो आप मात्रक में मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर मापते हैं, उसी तरह छोटा से छोटे दूरी को भी मापा जाता है। तो मिलीमीटर से भी छोटा होगा, तो मिलीमीटर से छोटा माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से छोटा नैनोमीटर, नैनोमीटर से छोटा एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन से छोटा पिकोमीटर, पिकोमीटर से छोटा फार्मिक। ऐसे तमाम जो होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जब यह जो है दूरी को मापा जाता है तो अक्सर आपसे पूछा जाता है, जरा ध्यान से समझ लीजिए। माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉन, इनसे संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं। नैनोमीटर, पिकोमीटर, तो इनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उस पर जरा देखा जाए कि एक मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ध्यान समझिएगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। या और 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर, मिलीमीटर। या 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। चलिए, तो अब देखिए यहाँ से 1 सेंटीमीटर बराबर है क्या? तो 10⁻⁻² मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर क्या है? 10⁻³ मीटर। अब देखिए, 1 माइक्रोमीटर बराबर है क्या? तो 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर। 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर बराबर है 10⁻⁹ मीटर। 1 पिकोमीटर, तो पिकोमीटर बराबर है 10⁻12 मीटर। जल्दी से इसे लिखिए। और 1 एंगस्ट्रॉन, नैनोमीटर, और यहाँ पहले एंगस्ट्रॉन लिख दीजिए। 1 एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन को ऐसे लिखा जाता है, एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻10 मीटर। और 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर, ठीक है। जल्दी से जरा लिखिए इसे, जो लोग नहीं जानते हैं थोड़ा तेजी से लिखिए। हो गया। इसके आगे भी पिकोमीटर, फर्मी होता है 15 के लिए। एक फर्मी बराबर लिख लीजिए, 1 फर्मी बराबर है 10⁻15 मीटर। अब देखिए यहाँ पर अगर एंगस्ट्रॉन को माइक्रोमीटर में लिखा है, तो 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻10 मीटर है। हम इसको लिख सकते हैं 10⁻, यहाँ ध्यान देखिए,
10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर, ये लिख सकते हैं। अब 10 टू द पावर -4 और ये तो माइक्रोमीटर है ना, इसका मतलब एक एंगस्ट्रॉन बराबर लिख सकते हैं 10 टू द पावर -4 माइक्रोमीटर। तो इसी प्रकार अगर 1 माइक्रोमीटर है तो 1 माइक्रोमीटर बराबर लिख सकते हैं एक एंगस्ट्रॉन, ऐसे 1 माइक्रोमीटर बराबर लिखेंगे 10 टू द पावर -6 मीटर, या इसको हम लिख दें 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो देखिए इसको हम लिखेंगे 10 टू द पावर 4 इंटू, इसे लिख दें एंगस्ट्रॉन, यानी 1 माइक्रोमीटर बराबर है क्या 10 टू द पावर 4 एंगस्ट्रॉन। तो माइक्रोमीटर को एंगस्ट्रॉन में बदलना या एंगस्ट्रॉन को माइक्रोमीटर में बदलना, तो ठीक इसी तरह अगर माइक्रोमीटर को हमें पिकोमीटर में बदलना है तो माइक्रोमीटर को पिकोमीटर या नैनोमीटर में बदलना है तो कैसे लिखेंगे? तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 टू द पावर -6 मीटर है, तो इसको 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर कर दें, तो यहाँ पर 10 टू द पावर 6 इंटू ये है क्या पिकोमीटर, तो इसको हम लिख दें पिकोमीटर। ठीक है, पिकोमीटर, यानी 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 टू द पावर 6 पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर बराबर हम लिख सकते हैं 1 पिकोमीटर, तो 1 पिकोमीटर बराबर 10 टू द पावर -6 माइक्रोमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए जरा जल्दी से। ऐसे ही किसी भी चीज को लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर बराबर कितने माइक्रोमीटर, इसे भी बनाया जा सकता है। बनाइए जरा जल्दी से। 1 नैनोमीटर को पिको माइक्रोमीटर में, तो 1 नैनोमीटर बराबर लिखेंगे 10 टू पावर -9 मीटर, और आप जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 10 टू पावर -3 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर, ये तो माइक्रोमीटर है, तो 10 टू पावर -3 माइक्रोमीटर लिख देते हैं। यानी 1 नैनोमीटर बराबर 1 नैनोमीटर, ठीक है, बराबर है 10 टू पावर -3 माइक्रोमीटर, 10 टू पावर -3 माइक्रोमीटर। हो गया। अब ऐसे तमाम प्रश्न आते हैं, IERT में खूब प्रश्न पूछा हुआ है, पॉलिटेक्निक में भी पूछता है कभी कभी। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जैसे कहा जाता है, इस तरह का भी प्रश्न आता है कि यदि एक जीवाणु का आकार 20 माइक्रोमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो देखेंगे कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक जीवाणु का आकार 20 मीटर है, तो एक का तो दिया गया है 20 माइक्रोमीटर है, 20 माइक्रोमीटर, और 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में पूछ रहा है, 1 सेंटीमीटर कितने 20 मीटर के बराबर है हम निकालेंगे। तो जीवाणुओं की संख्या मान लिया जाए n है, कितना है n, इसका मतलब यह है कि n गुणे 20 माइक्रोमीटर बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर को हम लिख दें 10 टू पावर -2 मीटर, और n गुणे 20 इंटू इसको लिख दें 10 टू पावर -6 मीटर, तो n बराबर हो जाएगा 10 टू पावर -2 अपन ये नीचे चला जाएगा, तो 20 इंटू 10 टू पावर -6, अब ये 10 टू पावर -6 ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर -2 प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 6 होगा, और नीचे 20 है, इसका मतलब ऊपर हो जाएगा 10 पे 4 घात, 4 घात का मतलब है कि 10,000 बटा 20, 1 0 1 0 कट जाएगा, 2 पचे 10, इसका मतलब कितने जीवाणु होंगे, तो 500 जीवाणु होंगे। लिख लीजिए
1 सेंटीमीटर के स्थान में 500 जीवाणु हैं। हो गया। देख लिए? हो गया। जो भी आपके दोस्त तैयार हैं, अभी बहुत लोगों को सूचना नहीं मिल पाया है तो उन्हें आप सूचना दे दें। यदि वो ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग कर ले। एक बार पूरा का पूरा रिवीजन हम करा देंगे हर एक चीज, ताकि कहीं से प्रश्न आए। अगर आप 1 महीने के अंतर्गत पढ़े गए, जितना भी आप पढ़ेंगे उसमें से अगर 10 भी प्रश्न हम कहते हैं अगर आ गया, फंस गया है इस पढ़ाई को जैसे, तो आपका ये पढ़ाई सार्थक है। सीधी सी बात है कि सार्थक है या नहीं। हम ये कह रहे हैं कि आप पूरे साल भर आपने पढ़ा, मेहनत किया, और इधर 1 महीने पढ़ लिया और 10 क्वेश्चन इसी से आ गया, तो बहुत है बड़ी बात। अब 1 महीने में 10 क्वेश्चन, मानिए 10 महीने में 100 क्वेश्चन, और आप कितने महीने से पढ़ रहे हैं? तो केवल 1 महीने में ही हमको इतना बताना है, 10 क्या। अगर आप 1 महीने में जितना हम पढ़ा रहे हैं हर एक चीज अगर तैयार कर लिए तो 90% से अधिक प्रश्न आएंगे। यही आएगा ही आएगा, पूछेगा क्या? कहाँ से पूछेगा? हर एक प्रश्न आर्टिकल टॉपिक बताएंगे। हाँ, टॉपिक में प्रश्न पूछने का तरीका बदल सकता है, परंतु कंसेप्ट थोड़े बदलेगा। तो यानी प्रश्न तो इसी से आएगा, पर हो सकता है कि वो वही प्रश्न आ जाए जो हम बता रहे हों। तो ये तो संयोग की, किस्मत की बात होगी। तो फिलहाल पूरा का पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि इतना बता दें ताकि प्रश्न फंस जाए, ठीक है, इसी स्तर के प्रश्न आ जाएं। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा ना। चलिए, हमने देखा यहाँ पर कि जीवाणुओं की संख्या से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि इस तरह के प्रश्न होते हैं, ठीक है। अब अगर ये कहा जाता है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितने फर्मी के बराबर होगा, कितने फर्मी है, 1 फर्मी बराबर कितना नैनोमीटर, कितना एंगस्ट्रॉन। तो 1 फर्मी को अगर एंगस्ट्रॉन में बदलना हो तो 1 फर्मी को एंगस्ट्रॉन में कैसे बदलेंगे? 1 फर्मी को एंगस्ट्रॉन में बदलना, तो 1 फर्मी बराबर क्या होता है? 1 फर्मी बराबर आप जानते हैं क्या? 10⁻⁻15 मीटर। तो इसको अगर हम नैनोमीटर में बदल रहा है तो 9 चाहिए, यानी इसको हम लिखेंगे 10⁻6 × 10⁻9 मीटर। ये तो नैनोमीटर है, तो आप लिखेंगे 10⁻6 नैनोमीटर। 1 फर्मी बराबर 10⁻6 नैनोमीटर, 1 फर्मी बराबर। क्लियर? आई बात समझ में? चलिए अब हम आगे निकलेंगे सार्थक अंक और कोटिमान। सार्थक अंक और कोटिमान। चलिए, सार्थक अंक, ठीक है, कन्फिगरेशन नंबर हम देखते हैं। सार्थक अंक, तो सार्थक अंक क्या होता है? तो आप शब्द ही देख रहे हैं, सार्थक अंक यानी वह अंक जो सार्थक हो किसी भी चीज को लिखने में, उसे हम कहेंगे सार्थक अंक। उसे क्या कहेंगे? सार्थक अंक। शब्द ही है सार्थक अंक। तो जो सार्थक हो किसी भी चीज को डिनोट करने में, लिखने में, किसी भी चीज को दिखाने में, आप किसी चीज को बताना चाहते हैं, उसमें जो अंक सार्थक होता है, जितना जरूरत होता है जो कि सार्थक रहे, उस चीज को अधिक से अधिक दिखाने में, उसे ही हम क्या कहेंगे? सार्थक अंक कहेंगे। अब ये सार्थक अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो जैसे सपोज दैट, ध्यान समझिएगा एक एक चीज। सार्थक अंक की संख्या ज्ञात करना, मान लेते हैं कि अगर 1.37323 है, तो अगर ऐसे लिखा गया हो तो इसमें जितने भी अंक होते हैं सभी को सार्थक अंक कहा जाता है। अर्थात इसमें कुल सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या
यहाँ पर हम लिख देते हैं सार्थक अंक। सार्थक अंक, सार्थक अंक। तो सार्थक अंक इसमें कितने हैं? 4। ठीक है, पहला नंबर। या फिर अगर ऐसे लिख दिया कि 13204 पूछा जाए सार्थक अंक बताइए, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना? 1 2 3 4 5, 5 होगा। कितने सार्थक अंक हैं? 5 हैं। ध्यान समझिएगा, यदि ये ऐसे लिखा गया हो कि पॉइंट से पहले कोई अंक ना हो, पॉइंट से पहले कोई अंक ना हो और पॉइंट के बाद लिखा गया हो 3 2, ध्यान समझिएगा 3 2, तो अगर ये 3 2 लिखा गया हो, 0 4 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना है? तो सभी अंक को काउंट करेंगे, 1 2 3 4, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 4। अब ध्यान समझते जाइएगा, अगर ये पॉइंट 0 यानी 0.0, ठीक है, 0 0 3 2 4 है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या पूछा, दशमलव से पहले यदि कोई अंक ना हो, दशमलव से पहले कोई अंक ना हो, तो इस कंडीशन में यहाँ पर आगे देखिए कि दशमलव के तुरंत बाद जितने भी शून्य आते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते, यानी ये सार्थक अंक नहीं होगा, और बाकी सभी सार्थक अंक होंगे, यानी 1 2 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितने सार्थक अंक हैं? 3 हैं। दशमलव के तुरंत बाद आने वाले शून्यों की संख्या तब जब दशमलव से पहले कोई अंक न लिखा गया हो, तो उस कंडीशन में उसे सार्थक अंक, शून्यों की संख्या जितने भी होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। लेकिन अगर ये ऐसे लिख दिया जाए कि दशमलव से पहले एक अंक लिख दिया जाए, फिर पॉइंट आगे 0 0 3 2 4 लिख दिया, तो सभी शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। कभी भी दो अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक कहलाते हैं या होते हैं। याद रखिएगा, कभी भी दो अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य सार्थक अंक होता है। तो इसमें देखिए कि यहाँ पर एक अंक है, एक अंक यहाँ है, बीच में 0 या पॉइंट से कोई मतलब ही नहीं, तो ये सभी सार्थक अंक कहलाएंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना? 6। अब चलिए, अगर यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या छठा नंबर देखेंगे, इस प्रकार हो कि यहाँ पे जी पॉइंट के बाद पॉइंट यहाँ लिखा हो 3 0 2 और यहाँ 0 लिखा हो, इसमें सार्थक अंकों की संख्या आपसे पूछा जाए तो दशमलव के बाद यानी अंक है, अंक के बाद अगर शून्य लिखा है तो सार्थक अंक काउंट होता है। यानी इसमें 1 2 3 4, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना होगा? 4 होगा। कितने सार्थक अंक होंगे? 4। याद रखिएगा। और दूसरा ये है कि कभी भी 10 के घात में लिखने पर सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी संख्या हो, अगर उसे 10 के घातों के रूप में आप लिखना चाहते हैं तो 10 के घातों के रूप में लिखने पर सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी इसका मतलब है कि 3.204 गुणे 10⁻⁶ है, तो में सार्थक अंकों की संख्या आपसे पूछा जाए तो 1 2 3 4, अर्थात इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना? 4। अगर ये ऐसे होता है कि 1.02 गुणे 10⁻⁶, इसमें सार्थक अंकों की संख्या तो 3। अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि 1.2 यानी ऐसे 12, 1 2 3 4 5 6, और इसमें आपसे पूछा जाए सार्थक अंकों की संख्या बताइए, तो सार्थक अंकों की संख्या अब इसको आप लिखेंगे क्या? 1 2 3 4 5, यानी 1.2 गुणे 10⁵, और इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 है तो आप लिखेंगे 2। अब ये मत करिएगा कि लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 नहीं चलेगा। सार्थक अंक आपने अगर 6 लिखा तो गलत कर दिया। ठीक है, तो ये थे सार्थक अंक ज्ञात करने का तरीका। जब सार्थक अंकों को जोड़ते हैं तो जोड़ते समय सार्थक अंक याद रखिएगा। जैसे मान लेते हैं आप जोड़ते हैं 1.32 और 2.33 और 3.07, इसको आपको जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ते समय आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि सबसे कम सार्थक अंक जो होता है वही होता है उसका
योगफल करते समय आप योगफल कर लीजिए, और जो सबसे कम सार्थक अंक होता है उतना ही सार्थक अंक योगफल का होना चाहिए। तो सार्थक अंक देखिए कितना है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें कितने हैं 3 है। तो पहले आप जोड़ लीजिए, 7 और 2 9, और यहाँ पर 3 3 6, ठीक है। और यहाँ पे 2 1 3 3 6, तो यहाँ पर कितना गया 6.69। तो आप ये 6 को यहाँ से 9 है तो एक इधर लेके आइए, तो 6.7 कर दीजिए बस, क्योंकि आपको 2 ही सार्थक अंक में लिखना होता है, 2 से अधिक सार्थक अंकों में नहीं लिखेंगे योगफल, क्योंकि इसमें कम सार्थक अंक क्या है सबसे 2.3। एक बात याद रखिएगा, किसी भी चीज को आप मेजर करते हैं, मान लेते हैं आपने मेजर किया किसी चीज को और वो आ गया 1 मीटर, आपने लिखा 1 मीटर, और एक व्यक्ति है कि लिखता है 1.0 मीटर, और एक व्यक्ति 1.00 मीटर, और आपसे पूछा जाए सबसे शुद्ध माप कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे शुद्ध माप वही होता है जिसका सार्थक अंक सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा सार्थक अंक अगर है तो वही सबसे शुद्ध माप माना जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सा है, ये है, इसमें है 3 सार्थक अंक, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा 3 स्थान तक, दशमलव के 2 स्थान तक निकालेंगे, तो यहाँ पर यानी आप ऐसे भी 0.34 लिख सकते हैं, परंतु अगर इससे मापेंगे तो केवल एक ही स्थान तक, पॉइंट के बाद कोई सार्थक अंक है ही नहीं। तो यहाँ पर सबसे शुद्ध माप जो है ये होगा 1.00 मीटर। तो ये तो था सार्थक अंक। इसी तरह घटाते भी हैं, ऐसे ही हम क्या करेंगे, घटाएंगे, गुणा भी करेंगे, इसी तरह से यही प्रोसेस रहेगा गुणा भी करने का। तो याद रखिएगा सार्थक अंक कैसे गुणनफल में योगफल में ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे निकलते हैं, तो सार्थक अंक के बाद कोटिमान पर आएंगे। कोटिमान, ठीक है। आर्डर, तो आर्डर वैल्यू क्या होता है, कोटिमान क्या होता है, तो 10 किसी भी संख्या, भौतिक विज्ञान में आप जो है छोटे से छोटे चीज को भी मेजर करते हैं और बड़े से बड़े चीज को मेजर करते हैं। तो जब छोटा से छोटा चीज आप मेजर करेंगे, बहुत छोटा जो हम अपने आंख से देख भी नहीं सकते हैं, उसका भी मेजर करना पड़ता है। तो वैसी चीजों को अगर मेजर करेंगे तो सेंटीमीटर मिलीमीटर में तो मेजर करेंगे नहीं, तो उसके लिए छोटा से छोटा पैमाना, तो पैमाना के विषय में हम लोगों ने पढ़ ही लिया कि एंगस्ट्रॉन होता है, नैनोमीटर होता है, पिकोमीटर होता है, फर्मी होता है, तमाम होते हैं। तो बड़ा से बड़ा होता तो सबसे बड़ा हमने बताया कि प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश वर्ष से मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जब कोई भी संख्या लिखना है, चाहे बड़ा से बड़ा रूप में लिखना हो या छोटा से छोटा रूप में लिखना है, तो हम बहुत सारा संख्या न लिखकर हम उसे 10 के घात के रूप में कर देते हैं। और 10 के घात के रूप में जब लिखते हैं तो 10 के घात के रूप में किसी भी संख्या को व्यक्त किया जाता है, तो वो जो 10 का घात होता है उसी को कहा जाता है कोटिमान। किसी भी संख्या को 10 के घात में जो लिखा जाता है तो 10 का घात ही का क्या कहलाता है, कोटिमान कहलाएगा। सपोज दैट, जैसे मान लेते हैं कि अगर इस कोटिमान को ज्ञात करते समय जैसे मान लेते हैं अगर ऐसे 3.2456 ऐसे है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4, ये 4 है, तो हम इसको 3.2456 लिखकर 10 टू द पावर क्या कर दें, तो 4 घात लिख दें यहाँ पर, या फिर इसी को हम लिख दें 3.2 है और ये 4 है तो हम 2 ही लिख दें केवल, और ये 10 पर 4 घात हम लिख सकते हैं। क्लियर है, इसे हम लिखते हैं, यानी इतना रूप न लिखा तो बहुत बड़ा होगा, तो बहुत बड़ा लिख करना हम केवल छोटा कर लेते हैं लिखने के तरीका में। क्योंकि यह त्रुटि तो हो ही रहा है, तो ये लिखा जाता है इस तरह, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी संख्या लिखना होता है या बहुत छोटी छोटी संख्या लिखना होता है, तो वो छोटे लिखेंगे तो उसका कोई अर्थ होता नहीं है, बड़ा लिखेंगे तो वो छोटा हो जाता है जिसका अर्थ कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पर अगर 10 का घात लिखा है, 10 के घात के रूप में ये लिखा गया है ना, 10 टू द पावर क्या 4, तो हम इसे ही कहते हैं कोटिमान। क्या कहेंगे, कोटिमान। परंतु कैसे कोटिमान निकाला जाता है, निकालने का तरीका क्या होता है, तो उस पर हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं। पहली बात कि जो 10 के घात के रूपों में लिखा जा रहा है, तो √10 यानी 10 पर 1/2 घात के रूप में अगर है, तो यह 10 पर √2, 10 पर √10 है, √10 का मतलब 10 पर 1/2 अर्थात 10 का वर्गमूल।
10 का वर्गमूल निकालेंगे 3.16 समथिंग आएगा। अर्थात जब भी आप 10 के घात के रूप में लिखना चाहें, तो जब आप 10 के घात के रूपों में लिखेंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि ये देखना होता है कि जो ये संख्या लिखा हुआ है, ये संख्या ये 3.16 से 3.16 से अगर अधिक है, 3.16 से यदि अधिक है, तो जो ये कोटि मान लिखा है, जो 10 का घात लिखा है, इसमें एक जोड़ देते हैं। क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। अन्यथा अगर ये इससे कम है, 3.16 से कम है, तो उसी तरह छोड़ देते हैं, वही होगा। अब ये नहीं करिएगा कि 3.16 से कम होगा तो एक घटा दीजिएगा, नहीं, घटाना नहीं है, आपको ठीक वही लिख देना है। ठीक है, कोटि मान ज्ञात करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। लिखिए जरा। लिखिए 4.36 गुणे 10⁵ या ऊपर लिख दीजिए निम्न संख्याओं, निम्न में कोटि ज्ञात कीजिए। ऑर्डर, फाइंड द ऑर्डर वैल्यू। चलिए पहला है, दूसरा है 5.37 गुणे 10⁻⁻8। तीसरा है 2.37 गुणे 10⁻⁹। चौथा है 4.67 इंटू 10⁻7। और पांचवा है 3.10 गुणे 10⁸। छठा है 9.783 गुणे 10⁻⁻6। तो सातवां है 4.37 गुणे 10⁴ इंटू 3.16 गुणे 10⁵ में कोटि मान ज्ञात कीजिए। सबका कोटि मान ज्ञात कीजिए, जल्दी से निकालिए कोटि मान वैल्यू। ठीक है, क्या निकल जाएगा? सब लोग निकाल लेंगे, जल्दी से निकालिए। हो गया? नहीं आया? चलिए इसमें क्या होगा, कितना कोटि मानी? 4.36 अधिक है 3.16 से, इसलिए कोटि मान हो जाएगा इसका 10⁵ प्लस 1 यानी 10⁶। इसमें देखिए 5.37 अधिक है 3.16 से, इसलिए जो कोटि मान हुआ 10⁻⁻8 प्लस 1 बराबर 10⁻⁻7। याद रखिएगा प्लस 1 करते, ये ना करिएगा कि -8 तो -9 कर दीजिएगा, तो -9 करेंगे तो 1 कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है कि 2.37 छोटा है किससे? 3.16 से, इसलिए यहाँ पर 10 पर -9 ही रह जाएगा। अब ये ना करिएगा कि ये घटा दीजिएगा, नहीं, घटाना नहीं है। अब उसी तरह यहाँ पर देखिए कि 4.67 बड़ा है 3.16 से, इसका मतलब 10 पर 7 प्लस 1 तो 10 पर 8 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 10⁸। अब चलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि 3.10 छोटा है 3.16 से। ठीक है, इसलिए ये जितना है उतना ही लिख देंगे, 10 पर 8 लिखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे 9.7 लिखा गया है, 9.783, तो ये तो खुद ही बड़ा हो गया 3.16 से। इसका मतलब है यहाँ पर कोटि जो ज्ञात करेंगे, कोटि मान निकालेंगे वो 10⁻⁻6 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10⁻5। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे तो चलिए गुणा कर लेते हैं इसका। तो ये 10 पर 4 घात है, यहाँ 10 पर कितना घात है? 5, तो 5 4 9 हो जाएगा। तो 10 पर तो 9 घात हम पहले लिख दें और इन दोनों का आपस में गुणा करके लिखेंगे। तो चलिए हम गुणा करते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ गुणा करेंगे 4.36 का 3.16 में। तो पहली बात ये है कि 4 का गुणा 3 में, तो 4 3 12 आएगा, ठीक है। और इनका गुणा करेंगे तो यानी 2 आएगा। अगर सपोज दैट अगर हम इसका गुणा करते हैं 4.37 इंटू 3.16 गुणा करते हैं, ठीक है, 3.16। तो चलिए हम गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे 6 7 42, 6 3 18, 4 22 और 6 चौके 24, 2 26, 7 3 4, 7 3 के 21, 3 3 के 9, 2 11, 3 चौके 12, 1 13। अब देखिए 2 7 2 9, 6 3 9 1 10, 3 4 7 1 8, 3 1। इसका मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो लगभग वही आ ही रहा था। तो 13.8809 जो भी है। अब इसमें देखेंगे कि यह 13.809 है, तो ये 3.16 से अधिक है, इसलिए इसका कोट ज्ञात करते समय 10 पे 9 पर 1 जोड़ देंगे, तो 10 पर कै घात हो जाएगा, 10 घात हो जाएगा। तो जल्दी से लिख लीजिए इसे। तो ये कोटिमान है। कोटिमान के विषय में कैसे कोटिमान ज्ञात किया जाता है, तो इसके विषय में हमने आप सभी लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे तो सार्थक अंक कोटिमान के बाद, ठीक है। अब वर्नियर कैलिपर्स और पेच मापी, वर्नियर कैलिपर्स और पेच मापी। तो वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है, पेच मापी में क्या होता है, तो वर्नियर कैलिपर्स के माध्यम से, वर्नियर कैलिपर्स के माध्यम से हम लोग जो है किसी भी चीज का, कोई भी, जैसे ये बेलन है तो इसका व्यास ज्ञात करना है। अगर इसका व्यास ज्ञात करना होगा तो हम वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करके इसका व्यास ज्ञात करते हैं, ठीक है। और या फिर इसकी लंबाई अगर ज्ञात करना है, ये इसकी लंबाई अगर ज्ञात करना है, एक्यूरेट लंबाई, तो इसकी लंबाई भी हम वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से ज्ञात करते हैं। अथवा ये है, ये देखिए खोखलाकार है, तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर आंतरिक जो व्यास है, आंतरिक डायमीटर है, उसको ज्ञात करते हैं। किसके द्वारा, तो वर्नियर कैलिपर्स के माध्यम से किसी भी बेलन, खोखलेकार बेलन का आंतरिक व्यास ज्ञात किया जाता है। अब इसके बाहरी व्यास भी ज्ञात कर सकते हैं, आंतरिक व्यास ज्ञात कर सकते हैं, लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, तो इसकी गहराई भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके क्या ज्ञात कर सकते हैं, गहराई। इसमें जो है अंदर डालकर इसकी गहराई ज्ञात किया जाता है। तो जो होता क्या है कि जो वर्नियर कैलिपर्स होता है, वर्नियर कैलिपर्स आप देखे होंगे, तो वर्नियर कैलिपर्स संभवतः यह इस तरह की आकृति का होता है, ऐसे। तो आप जो है देखेंगे इस तरह, ये जो है डगरता है, यहाँ पे घिरनी लगा होता है और इसको हम खिसकाते हैं, तो इसमें जो है पीछे की तरफ जो है ये निकलता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो जो ये निकलता है, ये इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, गहराई ज्ञात करते हैं। इसके माध्यम से क्या करते हैं, गहराई ज्ञात। अब ये मत समझिएगा किसी का जान मारने के लिए वो नहीं है कि इसको आप करके ऐसे निकाल के और घुसेड़ दीजिए, तो घुसेड़ने के लिए नहीं है, वो क्या है, ये गहराई मापने के लिए है, ठीक है। और इसके माध्यम से यहाँ पर जो है ऐसे, यहाँ से हम व्यास ज्ञात करते हैं, किसी भी खोखलेकार बेलन का बाहरी व्यास अथवा लंबाई ज्ञात करते हैं। या ये जो देख रहे हैं आप, ये इसके द्वारा जो है, ये जो इसके द्वारा जो है ये आंतरिक व्यास ज्ञात किया जाता है खोखलेकार किसी भी बेलन का। यहाँ से तो आंतरिक व्यास यहाँ से ज्ञात करेंगे, बाहरी व्यास यहाँ से ज्ञात करेंगे, आंतरिक गहराई यहाँ से ज्ञात करेंगे और लंबाई यहीं से ज्ञात किया जाता है। इसी को हम खिसकाएंगे तो लंबाई ज्ञात होता है, ठीक है। ये जब हम खिसकाते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर जो है, इस पर ये जो है एक पैमाना जो पैमाना होता है, ये खिसकता रहता है, इसके साथ जो है खिसकेगा, आगे पीछे खिसकता है ये पैमाना। और ये मुख्य स्केल कहलाता है, ये मुख्य स्केल है। ये जो है
मुख्य स्केल होता है, इस पर ये मुख्य स्केल होता है, ये मुख्य स्केल कहलाता है, ठीक है। और ये वर्नियर का स्केल कहलाता है, वर्नियर पैमाना इसको कहते हैं, वर्नियर पैमाना, ठीक है। तो ये वर्नियर पे बने खानों की संख्या होता है और ये मुख्य पैमाने पर बने खानों की संख्या स्केल होता है। इस पर मुख्य पैमाने पर जो ये एक खाना होता है ये मिलीमीटर भी अंकित हो सकता है, सेंटीमीटर भी अंकित हो सकता है, 0.5 मिलीमीटर भी हो सकता है, 0.1 मिलीमीटर भी हो सकता है, वो तो हम अपने आवश्यकता अनुसार बनाते हैं, ठीक है। अब इसके द्वारा हम करते क्या है, कैसे मापते हैं, तो ध्यान समझिए। जब इसे हम लोग जबड़ा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जबड़ा बोलते हैं, इसे जबड़ा बोला जाता है। और इसको जो है पेंच ढिबरी बोलते हैं। और यहाँ पर जो है ऐसे ये पेंच होता है जिसको हम लोग कसते हैं। तो जब कस देंगे तो ये क्या होगा कि यह जो है कस जाएगा तो इधर उधर नहीं हिलेगा। तो ये पेंच होता है सरकाने के बाद कस देने के लिए ताकि हिलने न पाए। तो ये पेंच होता है, पेंच भी होता है इसमें, ठीक है। और ये ढिबरी होता है जिसको हम ढिबरी के माध्यम से ढिबरी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे पीछे खिसकाते हैं। और ये जो ब्लेड होता है इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, गहराई ज्ञात करते हैं, ठीक है। इस पर मुख्य स्केल होता है, मुख्य पैमाना होता है, मुख्य स्केल होता है। और ये वर्नियर पैमाना होता है, वर्नियर स्केल, वर्नियर खाने होते हैं, ठीक है। इतना होता है वर्नियर कैलिपर्स में। तो वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, यदि आपसे पूछा जाए कि वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ आप करेंगे तो बताइए कहाँ कहाँ करना चाहिए। पहली बार बेलन का बाहरी व्यास ज्ञात करने में, ठीक है। और बेलन का आंतरिक व्यास ज्ञात करने में, खोखलेकार बेलन का आंतरिक व्यास ज्ञात करने में। किसी भी बेलन की छोटा से छोटा बेलन है तो उसकी लंबाई ज्ञात करने में, उसकी गहराई ज्ञात करने में। किसके ज्ञात करने में, गहराई। अगर कहा जाए गिलास की गहराई किस यंत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं आप, तो आप क्या बताएंगे, वर्नियर के द्वारा। वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा आप गिलास की गहराई ज्ञात कर सकते हैं, क्लियर है। और अगर पूछा जाए आपसे कि वर्नियर के द्वारा आप क्या क्या माप सकते हैं, और 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है। कह दिया कि बेलन की लंबाई, बेलन का व्यास, बेलन का लंबाई, बेलन का व्यास। दूसरे में दे दिया बेलन का आंतरिक व्यास, बेलन का बाहरी व्यास, बेलन की लंबाई तथा खोखलेकार बेलन की गहराई, ये दे दिया। चौथे में दे दिया कि उपरोक्त दूसरे, तीसरे में दे दिया उपरोक्त दोनों, और चौथे में दे दिया सभी। चौथे में ऑप्शन बना दिया कि सभी। अब बताइए, पहला आपने देखा कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और तीसरे में कह दिया उपरोक्त दोनों, तो ये भी सही है, और चौथा में कह दिया कि सभी, तो इसका मतलब सब सही, चौथा लगाएंगे, क्लियर है। लेकिन अगर कह देता है इसी में कि वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा किस चीज को नहीं माप सकते हैं, अब दे दिया कि बेलन का आयतन, पहला दे दिया बेलन का आंतरिक आयतन, बेलन का आंतरिक आयतन, बेलन का बाहरी आयतन, बेलन का बाहरी आयतन। तीसरा दे दिया कि बेलन की मोटाई, बेलन की मोटाई, और चौथा दे दिया कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अब आप बताइए क्या लगाएंगे। तो आपके दिमाग में चल रहा है कि आयतन, क्या आयतन, तो बेलन का आयतन, अब ध्यान से रखिएगा कि बेलन का आयतन आप डायरेक्ट यंत्र के माध्यम से नहीं नाप सकते हैं, यंत्र के माध्यम से तो नापेंगे नहीं, हाँ, लेकिन आप जब बेलन की मोटाई नाप लिए, बेलन की लंबाई नाप लिए, तब आप उसका आयतन निकाल सकते हैं, तब उसका आप आयतन निकाल सकते हैं। यानी आयतन निकालने के लिए बेलन का वर्नियर का इस्तेमाल हम करते हैं। एक्यूरेट आयतन निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्नियर का इस्तेमाल करके रेडियस ज्ञात कर लेते हैं या व्यास ज्ञात कर लेते हैं, उसकी मोटाई या गहराई ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद फार्मूले में रखकर हम निकाल लेते हैं, तो आयतन तो आ ही गया ना।
आयतन क्या हो गया, आ गया। लेकिन अगर कह देता द्रव्यमान ज्ञात करते, तो क्या द्रव्यमान हम ज्ञात करेंगे क्या वर्नियर से? नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हम आयतन नहीं ज्ञात करेंगे, यानी इसमें तीनों आपने देखा कि तीनों में ही ज्ञात कर सकते हैं, तो इनमें से कोई नहीं लगेगा। क्या लगेगा? इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि प्रश्न को पढ़ते समय बहुत ध्यान रखना होता है कि पूछा क्या गया है और हम जवाब सही ढंग से क्या दे रहे हैं। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे कि वर्नियर के माध्यम से कैसे लंबाई ज्ञात करेंगे, वर्नियर में क्या क्या होता है, वर्नियर में शून्यांक त्रुटि होता है, शून्यांक त्रुटि कितने तरह का होता है, वर्नियर में कौन कौन से फार्मूला होता है, कैसे हम इस्तेमाल करेंगे फार्मूला को, स्क्रू गेज में कौन कौन सा फार्मूला होता है उसका इस्तेमाल कैसे हम करेंगे, स्क्रू गेज में शून्यांक त्रुटि होता है तो कितने प्रकार की त्रुटि संभव है, इस पर चर्चा करेंगे। कहाँ कहाँ पेच मापी का इस्तेमाल किया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कल मिलेंगे तो। और इसके अतिरिक्त बताएंगे वेक्टर, तो कल वेक्टर पर चर्चा करेंगे और इस चीज पे चर्चा करेंगे वर्नियर और स्क्रू गेज पर। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी। आपके जितने भी दोस्त तैयार होंगे सबसे बताइए कि रीजन की क्लास चल रहा है। आगे हम अब जो है रेगुलर बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी ही रेगुलर बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं IRT पॉलिटेक्निक सन 2021 के लिए। ये क्रैश कोर्स के लिए नहीं, रेगुलर बैच जिसमें आराम से आप पढ़ेंगे, तो बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी बच्चे होंगे उनको आप बताइए कि कंटिन्यू क्लास चलेगा, पर डे क्लास चलेगा, टाइम निर्धारित होगा जैसे आपका निर्धारित है, इतने से इतने बजे के बीच में क्लास चलना तय है, तो चल रहा है। आज भी आपने देखा लगभग समय से ही क्लास चला है, मैथ की क्लास समय चला चुकी। इंटरनेट थोड़ा सा सर्वर डाउन चल रहा है, बहुत ज्यादा समय ले रहा है उस पर डाउन करने में। ठीक है, तो थोड़ा इसीलिए डिले हो जा रहा है। हम 11 बजे से पहले से ही क्लास लेकर सेट रहते हैं, तो उसमें सेट करना है, लेकिन इतने ज्यादा समय लग जाता है, 1-1 घंटा 1.5 घंटा कभी कभी लग जाता है सेट करने में, तो जिसकी वजह से हमें डिले करना पड़ जाता है। तो कोई बात नहीं, लेकिन क्लास कंटिन्यू चलेगा, रोज चलेगा। और अगर हम लगातार जैसे बहुत जल्दीबाजी करेंगे किसी तरीका से, तो आप जब खोलेंगे तो आपके यहाँ ज्यादा सही से चल नहीं पाएगा, खिच करेगा, साफ आएगा नहीं तो दिक्कत होगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं कि आपके यहाँ साफ चले और सही से चले, कोई दिक्कत ना हो, खिचखिच ना हो, आवाज और चित्र एक साथ मिलता रहे। तो ये सब सेट करने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए डिले हो जाता है कभी कभी। हालांकि बहुत प्रयास करते हैं कि समय से क्लास चले। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी तो इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।